हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। कैसा टेस्ट हुआ? चैप्टर टेस्ट जो संडे में हुआ था। फिजिक्स का स्कोर क्या रहा? ओके, दीक्षांत तुम्हारा? सब अपने फिजिक्स के स्कोर टाइप करेंगे। ओके, ठीक है। लिखो, सभी लिखो, सबके स्पेशल नाम नहीं दूंगी, सभी लिखो फटाफट। ठीक है। एवरेज स्कोर तुम लोगों का 60 के आसपास रहा है ना? एवरेज, अगर सबका एवरेज निकालूं तो 60% है। इशिता का कितना रहा? जैस्मिन ने लिख दिया। जैस्मिन तुम भी लिखो। समीक्षा, रिजुल, ओके। तो देखो तुम्हारा 50% स्कोर बन रहा है अभी, है ना? सिर्फ एटलीस्ट इस एग्जाम में तुम लोगों के 65% से अबव आने चाहिए। अभी ये तो चैप्टर टेस्ट था। इसके बाद तुम्हारा 15 दिन बाद तुम्हारा मेजर टेस्ट होगा, है ना, जिसमें तुम्हारा 11th का सिलेबस। ठीक है। अब अगला तुम्हारा क्या है? मेजर टेस्ट, है ना? मेजर टेस्ट के बारे में बता दिया होगा तुम्हें। मेजर टेस्ट में तुम्हारे फिजिक्स का सिलेबस क्लास 12th और क्लास 11th का। अभी तक तुम्हारा लास्ट टाइम फ्रिक्शन तक आया था। अब फ्रिक्शन से लेके क्या क्या सिलेबस है मैं एक बार बता देती हूँ। वर्क पर एनर्जी, और तुम्हारा सेंटर ऑफ मास वाला पोर्शन, एंड लास्ट वो है जो उसमें ना कॉलिजन वाला, सेंटर ऑफ मास वाला वो, और उसके बाद तुम्हारी रोटेशनल डायनामिक। तो यहाँ तक तुम्हारा क्लास 11th का सिलेबस, और 12th के सिलेबस शायद जहाँ अभी तक जो तुम्हारा हो चुका है वहां तक आएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपनी गलतियों से सीख लेना कि कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक्स हुई है। कॉन्सेप्ट नहीं आते तो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना। तो एडीकरण के बाद में करेंगे। अभी हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे इंडक्शन, और इंडक्शन के बाद हम जानेंगे कि इंडक्टांस क्या होता है। इंडक्टांस के बाद सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये दो टर्म्स आती है ना, ये दो टर्म्स में देखेंगे। तो इंडक्टांस देखो, इंडक्टांस क्या है, जैसे कि जो तुम्हारा ये सोलिनॉइड होता है ना, जिस ऐसे कॉइल्स जो होती हैं, इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? इंडक्टांस बोल देते हैं। ये रखा हुआ ये कॉइल्स हैं। इस कॉइल को तुमने अगर किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेम एज जैसे सॉलिनॉइड में करते थे, तो यहाँ पर तुम देखोगे कि क्या हो रहा है? इंडक्टेंस लिखा हुआ है कि सोलिनॉइड भी किसकी तरह बिहेव करेगा। जब सोलिनॉइड में करंट जाएगा तो सोलिनॉइड ऑल्सो बिहेव एज अ
देखो कैसे होगा, एक ध्यान से देखो। मान लो तुम्हारे पास ये सोलिनॉइड है। अभी सोलिनॉइड में मैंने क्या बोला, करंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। अभी मैंने कोई करंट नहीं दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, करंट कुछ नहीं दिया तुमने, लेकिन जैसे ही इंडक्टर में या सोलिनॉइड में जैसे ही तो करंट देना भी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। 0 से करंट की वैल्यू कितनी गई, आई गई। तो जब तुम्हारे करंट में चेंज आया तो इस दौरान क्या चेंज होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा, है ना। और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इसी को क्या बोला गया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। कि जब तुम्हारे सोलिनॉइड में जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या देखने को मिलती है, एक ईएमएफ देखने को मिलेगी, जिसे बोलेंगे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वो किसकी वजह से हुई, क्योंकि करंट पहले मान लो 0 था, फिर 0 से करंट आई हो गया, तो आप करंट चेंज करोगे तो ईएमएफ चेंज होगी, और जो ईएमएफ आई उसको बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बात ये है, चलो वो हम लोग आरएल सर्किट में पढ़ेंगे। क्या लिख रहा है, चेंजिंग करंट, देखो किस लिए बनेगा, चेंजिंग करंट इन द कॉइल क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। करंट चेंज हुआ, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, एंड एट द एंड दिस विल क्रिएट योर ईएमएफ। वही चीज है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड काउंटर ईएमएफ और बैक ईएमएफ। इसको बैक ईएमएफ क्यों बोला है, कोई बताएगा। क्योंकि ये क्या करेगी, अपोज करेगी, जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ये जो ईएमएफ आएगी, इसका वजह से जो करंट होगा वो इसके इनिशियल करंट को अपोज करेगा, इसीलिए इसको बोला गया है बैक ईएमएफ। अब देखो इंडक्टेंस, अभी तुमने पढ़ा सोलिनॉइड और उसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, कैसे ईएमएफ आई, वो अभी तक देखा। अब एक डिवाइस है, ठीक है, जिसको नाम दे दिया इंडक्टेंस। उसी डिवाइस को क्या नाम दे दिया, इंडक्टेंस डिवाइस नाम दे दिया। अब क्या है उस डिवाइस की प्रॉपर्टी, उस डिवाइस की प्रॉपर्टी क्या है, देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कंडक्टर है कि नहीं, सोलिनॉइड इज अ कंडक्टर और नॉट। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. दिस इज अ कंडक्टर टू अपोज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगी, सो दैट इट कॉल्ड इंडक्टेंस। एसआई यूनिट क्या है इसकी, हेनरी। तो देखो यहाँ पे ये टर्म लिखी हुई है कि जो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट की चेंज होने को क्या करेगा, अपोज करेगा। कैसे करेगा अपोज करंट के चेंज होने को, देखो करंट के चेंज को अपोज करेगा। अब जैसे ही इसमें देखो, सपोज करो करंट आई डैश से चेंज हो गया, जब करंट आई डैश से चेंज हुआ, अब इसके पास जो ईएमएफ जो करंट बनेगा, मान लो इसका आई डैश इस डायरेक्शन में था, और जो करंट इंड्यूस हुआ उसे मैं बोलती हूँ आई डबल डैश, यानी ये इंड्यूस वाला है, सपोज करो कि ये तुम्हारा आई डबल डैश इंड्यूस है, जो कि इंड्यूस हुआ है। अब इसमें क्या लिख रहा है कि जो तुम्हारा कंडक्टर है वो इसके चेंज को अपोज द चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा। क्यों भाई, कैसे अपोज करेगा, तुम करंट बढ़ा रहे हो, वो कहेगा नहीं अभी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ने दूंगा। तो तुम्हारे जो सर्किट में जो करंट होगा, जहां पर ये इंडक्टेंस लगा होगा, मुझे बताओ कि सर्किट का करंट एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा या धीरे धीरे करके मैक्सिमम पे पहुंचेगा। अगर तुम पहले देखो, अगर तुम रेजिस्टेंस लगाते हो किसी भी सर्किट में, तो तुम्हें इंस्टेंटली फुल वैल्यू मिलती है करंट की, है ना, आई फुल वैल्यू मिलेगी, जो भी तुम्हारे सर्किट के अकॉर्डिंग करंट आएगा। लेकिन अगर तुम किसी भी सर्किट में मान लो ये लगाते हो इंडक्टर, और यहाँ से इसको किसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया, अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये फुल वैल्यू करंट इंस्टेंटली मिल जाएगा या धीरे धीरे मिलेगा, बोलो। धीरे धीरे मिलेगा। हाँ, क्यों, क्योंकि जब तुमने इनिशियली करंट को 0 से कुछ वैल्यू दी, तुरंत तुम्हारे पास इंड्यूस्ड करंट आ गया, जो कि इसको अपोज कर रहा है ना, कि नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं बढ़ने दूंगा। और जैसे जैसे स्लोली स्लोली टाइम बढ़ता जाएगा, तुम्हारा जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, जो करंट सप्लाई हो रहा है ना, वो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो तुम्हारा कुछ टाइम बाद आई इंड्यूस्ड खत्म, तो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में कौन सा करंट बचेगा, जो आई करंट तुम यहाँ से जनरेट करा पाओगे। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जो करंट की होगी
वो तुम्हें इंस्टेंटली नहीं मिलेगी, कुछ टाइम के बाद जाके मिलेगी। तो ये वही चीज लिखी हुई है कि अपोज करेगा इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट इसकी तुम्हें बताई गई है, हेनरी है। और क्या बताया गया है, इंडक्टर क्या होता है, एक कॉइल है जिसको तुम मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड क्या कर देते हो, रैप कर देते हो, ठीक है। और जैसे तुम्हारा कैपेसिटर था, देखो कैपेसिटर से एक बार थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं। कैपेसिटर क्या स्टोर करता था, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता था इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज स्टोर करता था। तो उसमें हम बोल देते कि दिस इज स्टोरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कहाँ स्टोर करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमने देखा था ना, फील्ड को कन्फाइंड करना होता था। सिमिलरली इंडक्टर का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करना। जब तुम अभी एलसी ऑसिलेशंस पढ़ोगे कंडक्टर में, एसी करंट वाले में, तो वहां पर तुम देखोगे कि किस तरीके से कंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है। वहां पे फुल एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वहां पे एलसी यानी कंडक्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को लगाएंगे। अब दोनों को तुम देखोगे कि एक जब डिस्चार्ज होगा तो उसकी वजह से दूसरा चार्ज हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों एनर्जी को स्टोर करके रख रहे हैं। तो एक की एनर्जी से दूसरे को हम चार्ज करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, इतना समझो कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा है तुम्हारा इंडक्टर। ओके, अब इंडक्शन, इंडक्टर और इंडक्टेंस, इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो देखो इंडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है ना। इंडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है कि क्या क्या हो गया तुम्हारा, ईएमएफ इंड्यूस हो गई, तो दिस इज अ प्रोसेस। इंडक्टर क्या है, वो कंडक्टर जिसमें ये प्रोसेस हुई है। इंडक्टेंस क्या है, उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि हाँ भाई ये कंडक्टर क्या कर सकता है, एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो उसको बोला गया इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्शन क्या है, इंडक्शन पढ़ोगे दो तरीके की, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ में देखो क्या होगा, करंट, इसमें देखो पहले यहाँ पर सिर्फ आप एक ही कॉइल यूज करेंगे सेल्फ में, है ना। सेल्फ मतलब इंडक्शन जो होगी यानी ईएमएफ जो इंड्यूस होगी, जो करंट इंड्यूस होगा वो खुद से होगा, कोई हमें दूसरी कॉइल का हेल्प नहीं लेना है। तो एक ही कॉइल है, उसी को तुमने क्या किया, वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। पहली लाइन देखो क्या लिख रहा है, करंट टेक सम टाइम टू रीच द मैक्सिमम वैल्यू। ये मैं डिफाइन कर चुकी हूँ कि करंट कुछ समय लेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाने के लिए। द इंक्रीजिंग करंट इन द कॉइल चेंज फ्लक्स लिंक टू इटसेल्फ। अब देखो इंडक्शन का क्या मतलब था, इंडक्शन क्या था, मैम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। यस यस। तो अब वो कैसे आएगा, यहाँ पर जब वो करंट चेंज हो रहा है, वो करंट देखो कैसे चेंज हो रहा है, जो फ्लक्स लिंक है वो खुद उस कॉइल से लिंक है जिसका करंट की चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या है, ये सारी चीजें इटसेल्फ हो रही है, हमें कोई बाहर से किसी चीज की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसका नाम है सेल्फ। चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ, वही सेम चीज दोबारा है। अब देखो फ्लक्स तुम्हारा होता है बीए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ध्यान से सुनो, फ्लक्स तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया लिख दिया। सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, यू नॉट एन म्यू एन आई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन बताओ, स्मॉल एन, ये तो कैपिटल एन है, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम। हाँ, जो हम फॉर्मूले में यूज करते हैं यहाँ पे स्मॉल एन आता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ याद रखना, लेंथ मीटर्स में होती है। तो म्यू नॉट एन आई ए। अब देखो एन को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे यहाँ पे देखो ए से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कैपिटल एन बन गया, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो इस कॉइल में कितने टर्न्स है, तो ये कैपिटल एन किस में चेंज हो गया तुम्हारा, स्मॉल एन चेंज हो गया कैपिटल एन में। कहाँ गया, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर इन्होंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये किया इन्होंने। तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स इतने थे, तो टोटल फ्लक्स तुम्हारा इतना हो जाएगा। अब म्यू नॉट एन आई ए
बी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा के इन्होंने यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में रख दी। अब इसको आगे इन्होंने सॉल्व कर दिया कि एन ए को क्या लिख दिया, कैपिटल एन। एक एन तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो म्यू एन स्क्वायर एज इट इज आई ये रहा और ए ये रहा, डिवाइडेड बाय एल, यानी एन को इन्होंने क्या लिख दिया, स्मॉल एन को देखो यहाँ से कैपिटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन पर यूनिट लेंथ, है ना। तो यहाँ से तुम स्मॉल एन को क्या लिख सकते हो, कैपिटल एन बाय एल। तो इस स्मॉल एन को तुमने वही किया है, कैपिटल एन अपॉन एल लिख दिया यहाँ पे, ध्यान से देखो ये चीज हो गई। अब जो भी कांस्टेंट टर्म है इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, एरिया एंड लेंथ। जो चीजें कांस्टेंट है उसको एक कांस्टेंट मान लेंगे जिस कांस्टेंट को बोला गया है एल। ये क्या है तुम्हारा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और आई को लिख दिया एज इट इज, ठीक है, इस तरीके से। डेरिवेशन समझ में आया कि एक बार दोबारा देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आराम से समझो क्या किया है इन्होंने। फ्लक्स होता है तुम्हारा बी ए, मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से होता है वो होता है तुम्हारा म्यू स्मॉल एन आई इंटू एरिया ए, ये फ्लक्स है। अब तुम्हें इसमें क्या देखा गया है, नंबर ऑफ फाई। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू रख दो, मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हारे पास कॉइल में कैपिटल एन है, कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया बी ए, तो कैपिटल एन एज इट इज, बी की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट एन आई ए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको आगे सॉल्व करो, एन एज इट इज म्यू नॉट, स्मॉल एन को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन अपॉन एल आई ए, तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन एल, और ये आई को मैं यहाँ एज इट इज लिखूं। देखो दिस इज टर्म, ये टर्म कांस्टेंट है, म्यू नॉट एन ए और एल, हाँ या ना। Yes, ma'am. तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको एक कांस्टेंट से मान लिया विच इज एल, उसको बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ से तुम्हारी फाई को क्या लिखा गया है, फाई इक्वल्स टू एल आई। तो ये डेरिवेशन थी छोटी सी, फाई इक्वल्स टू एल आई। आगे देखो, ये तो फाई आया है, अब बैक ईएमएफ जो निकालनी है वो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगी, इसका टाइम के साथ चेंज। तो डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, फाई कितना है एल आई, तो एल आई, एल कॉन्स्टेंट है, एल बाहर आ गया, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर द सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज इन द करंट। तो ये सेम तुम्हारा लेंज लॉ फॉलो करेगी कि जो भी ईएमएफ है जो प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी, अपोज करेगी चेंज का, चाहे वो चेंज पॉजिटिव हो चाहे वो चेंज नेगेटिव। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, Back EMF. बैक ईएमएफ, है ना। Very good. अब इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा, इंडक्टेंस क्या था बच्चों बताना, तीन चीज थी, इंडक्टेंस क्या था उसमें से, Ma'am, property is inductance. वेरी गुड, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। तो इंडक्टेंस था तुम्हारी, इंडक्शन प्रोसेस थी, और इंडक्शन था, दूसरा क्या था, Inductor. इंडक्शन इज द प्रोसेस, इंडक्टर इज योर डिवाइस, और कंडक्टर, और इंडक्टेंस इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। तो इंडक्टेंस तुम्हारे इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो एक बात बताओ, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, जैसे रेजिस्टिविटी थी, पर वो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी थी। जैसे तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, मुझे बताओ रेजिस्टेंस था, वो किस किस पे डिपेंड करता था, शेप एंड साइज पे करता था,
ज्योमेट्री पे करता था। तो सिमिलरली इंडक्टेंस तुम्हारे ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि इंडक्टर की ज्योमेट्री कैसी है। दूसरी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, शेप एंड साइज, और तीसरा तुम्हारा ये टेम्परेचर। दीज आर द 4 फैक्टर्स जिन पे तुम्हारा इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम मैंने देखा है असर्शन रीजनिंग टाइप्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इंडक्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशंस आप इजीली निकाल सकते हो, फाई इक्वल्स टू एल आई करके, फ्लक्स के है पता है, आई का पता है, तो एल का आराम से निकाल लोगे, ठीक है। और इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड आई। अब देखो, जैसे V इक्वल्स टू आई आर होता था, वहां पे रेजिस्टेंस I और V के इंडिपेंडेंट होता था, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही फ्लक्स इक्वल्स टू एल आई है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा इंडक्टर है वो फाई और आई के इंडिपेंडेंट है। मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मत देख देना ऑप्शन आ जाए कि इंडक्टर इज डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, अगर ये चीज तुम्हें यहाँ पे हाईलाइट करके नहीं बताई जाती ना, तो तुम क्या याद करते कि भाई मैम ने इंडक्टेंस में पूरे में यही पढ़ाया था कि फ्लक्स का चेंज, फ्लक्स का चेंज, तो चेंज होगा तभी तो इंडक्टेंस आ रहा था। बट यहाँ पर जो तुम्हारा ये है इंडक्टेंस एल, ये नहीं डिपेंड कर रहा तुम्हारे फ्लक्स पे और करंट पे। इन चीजों पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री, नंबर ऑफ टर्न्स, और ये जो 4 फैक्टर्स इन पे याद रखना। फिर आता है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, इसके बाद हम लोग पीवाई यूज करेंगे। इसके 3 दिन हम 2 दिन तुम्हारा लेक्चर है, 2 दिन हम लोग पीवाई यूज करेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन, देखो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, यहाँ पर एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को जब चेंज करोगे तो दूसरे में तुम्हें देखने को मिलेगा कि दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, तो इसको बोला गया है इसलिए म्यूचुअल। म्यूचुअल से क्या समझ रहे हो कि दो चीजों में कुछ ना कुछ एक साथ हो रहा है ना, म्यूचुअल, कुछ उनका कुछ रिलेशन है या कुछ भी, तो वही यहाँ पे वो टर्म आई है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या लिख रहा है, कॉइल 1 हैज चेंजिंग करंट दैट प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है। पहली कॉइल के पास तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, ये किसका साइन है? करंट, मतलब ये भी एक वोल्टेज है, एसी करंट, एसी वोल्टेज, अभी अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो पहली को तुमने वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है ना, पहली कॉइल को। तो ठीक है, तो देखो पहली कॉइल तो तुम्हें पता है कि अपने आप सेल्फ इंडक्शन करेगी। बोलो, सिर्फ अगर मैं इसको यहाँ से अभी भूल जाओ सेकंड कॉइल को, सिर्फ पहली कॉइल पे ध्यान दो। पहली कॉइल क्या करेगी? सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि इसके पास बैटरी का सोर्स है, बैटरी का सोर्स है तो सेल्फ इंडक्शन होगा। ठीक है, तो मतलब पहली वाली कॉइल जो है वो अपना उसका करंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है, अब दूसरी जो ये है तुम्हारी कॉइल, दूसरी कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया है। गैल्वेनोमीटर से क्यों कनेक्ट किया गया है? गैल्वेनोमीटर किसको आइडेंटिफाई करेगा? Current. Current. वोल्टेज या करंट, है ना। तो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर कुछ भी होगा तो उसे आइडेंटिफाई करेगा, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर लगाया। तो हमने देखा, अब देखो ये जो तुम्हें लाइनें दिख रही है, ये वाली, ये लाइनें जो दिख रही है, ये क्या है मुझे बताना जरा। व्हाट आर दे, क्या है ये? Magnetic field. Magnetic. Magnetic field line. फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन, है ना। तो देखो तुम, जो पहली कॉइल है उसकी फील्ड लाइन सेकंड के साथ लिंक कर रही है कि नहीं कर रही? भाई कर रही है मैम. बिल्कुल करेंगी, क्योंकि तुम्हारी कॉइल 1 है, इसमें करंट फ्लो करेगा, है ना, इसमें करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड भाई दूर तक जाती है, तो है नहीं कि इतने से स्पेस में कंफाइंड है, वो तो दूर तक जाएंगी।
तो ये कहाँ तक जा रही है, कॉइल 2 के साथ भी लिंक अप हो रही है, कॉइल 2 के साथ भी लिंक अप है। अब एक बात देखो, अगर तुम कॉइल 1 का किसी भी तरीके से फील्ड चेंज कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो एनी हाउ, तुम्हें पता है कैसे करना है, तो सिमिलरली कॉइल 2 का फील्ड भी चेंज होगा कि नहीं। पहले यहाँ पे 5 यस मैम, लाइन दो थी, मैम। फिर धीरे जाके तुमने 2 लाइन कर दी, बल्कि तुम खुद कुछ नहीं कर रहे हो उस सेकंड कॉइल के साथ, तुम सारी छेड़खानी कॉइल 1 के साथ कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं कॉइल 2 भी अफेक्टेड हो रही है, कॉइल 2 भी अफेक्टेड हो रही है। उसी को क्या बोला गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इसी को बोला गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो टाइम वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस और इंड्यूस करंट इन द सेकंड कॉइल। तो ये रहा, सेकंड कॉइल में क्या होगा, तुम्हारे में करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो एक बात बताओ जरा, अगर डायरेक्शन की बात करें तो क्या डायरेक्शन हम बता सकते हैं सेकंड कॉइल में किस तरफ आएगी, कैन वी डायरेक्शन ऑफ करंट बता सकते हैं। तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन में अब एक बार डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। कॉइल 1 प्राइमरी कॉइल, हाँ अब यहाँ पे एक चीज और देखो, जिस कॉइल के साथ छेड़खानी होती है इसे बोलेंगे हम प्राइमरी कॉइल, और जिस कॉइल को हम लोग ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई इस पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे पहली कॉइल को चेंज करने से, इसे बोला गया है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल। अब देखो जब मैंने प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो तुम्हारे सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ। अब यही है प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, वो हम लोग देख चुके, आगे देखते हैं क्या है। ये वो डायग्राम दिखा रहा है कि किस तरीके से चेंज हो रही है ईएमएफ। अब देखो सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस, वहां पे भी तुम्हारा फ्लक्स जो था सेल्फ इंडक्टेंस में भी आई पे डिपेंड कर रहा था, फिर तुमने इसमें फाई को हटा के क्या लगाया था, एल आई। यहाँ पर क्या डिफरेंस है देखो, आई को हटा के क्या लगाया तुमने, एम। एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई टू क्या है, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। एम वन टू क्या है, यहाँ पे देखो रिलेटिव्स में बात होंगी, ठीक है, फ्लक्स और करंट में देखो, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। अब एन वन क्या है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी देखो फ्लक्स का भी फ्लक्स लिखो, इक्वल्स टू, अभी तुमने लिखा मैग्नेटिक इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉफिशिएंट एम, तुमने लिखा एज इट इज आई, ठीक है, फाई इक्वल्स टू एम आई। एक बात बताओ, अगर मुझे पहली कॉइल के लिए ही जज करनी होती चीजें तो मैं कौन सा कॉफिशिएंट यूज करती, अगर मुझे पहली कॉइल जो प्राइमरी कॉइल है मुझे उसी में फ्लक्स या इंडक्शन निकालना है तो मैं सेल्फ इंडक्टेंस यूज ना कर लेती, बोलो। तो इसीलिए यस यहाँ मैम। पे करंट जो आई लोगे, भाई पहली प्राइमरी कॉइल का आई वन लेके क्या फायदा, तो इसलिए यहाँ पे करंट हम कौन सी कॉइल का लेंगे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉइल सेकेंडरी कॉइल आई टू, ठीक है। अब एम क्या है यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है पहली कॉइल का विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल सेकेंड, और ये तुम्हारा करंट आएगा इसमें आई टू वाला। अब ये फ्लक्स तुम्हें यहां से मिल गई, इस तरीके से एम टू, ये क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ध्यान रखना आई विल बी सेकेंडरी कॉइल का रहेगा जो जनरेट हुआ है। और कैसे कर सकते हो, इसमें तुम वैल्यूज रख सकते हो, जैसे फाई की वैल्यू, फाई तुम्हारा बी ए के बराबर होता है। मान लो पहली जो कॉइल है तुम्हारी उसमें एनुअल कॉइल्स हैं, सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें तुम्हारे एन टू टर्न्स है, ठीक है, पहले की रेडियस आर वन, दूसरे की रेडियस आर टू, इस तरीके से गिवन है। अब देखो एन वन फाइव वन क्या था हमारे पास, एन वन फाइव वन इक्वल टू एम वन टू आई टू, ये था। फाइव क्या क्या होता है हमारा, बी ए, ठीक है। तो अब बी की वैल्यू तुमने क्या लिखी, एन वन एंड एन टू टर्म्स, ठीक है।
N151 ठीक है। ये सेल्फ इंडक्शन भी लिखा हुआ है यहाँ पे। एरिया पाई आर वन स्क्वायर, बी की वैल्यू तुमने लिख दी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कॉइल ठीक है, पाई आर वन स्क्वायर। अच्छा, इन्होंने N51 ये बी ए की वैल्यू रख दी यहाँ पे, देखो इन्होंने फाई क्या होता है बी ए। अब इसको फिर से तुम इन्होंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, n फाई, तो n को यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया n बी ए। ठीक है, n को एज इट इज लिखा। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेकेंडरी कॉइल की है विच इज म्यू N2I2। एरिया कौन सी कॉइल का ले रहे हैं, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पहली कॉइल का है, तो तुम्हारा यहाँ पे एरिया भी पहली कॉइल का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और करंट सेकेंडरी कॉइल का, वहां से तो वही मेजर कर रहे हैं। सेकेंडरी कॉइल में हमें क्या देखना है कि कितना करंट आया, तो आई की वैल्यू सेकेंडरी कॉइल की, और कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे चेंज हुआ, ये तुम्हारी सेकेंडरी कॉइल की। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड रखा μN2I2, एरिया रखा पाई आर वन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो बी की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे बात आई कि कैपिटल एन की वैल्यू, यहाँ पे अब रखेंगे हम कैपिटल एन की वैल्यू, वो कितनी रखी है N1, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस L से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, N151, ये कितना हो गया म्यू N2N1 पाई आर वन स्क्वायर L2I2। ठीक है, सबको इकट्ठा करके रख दिया। अब इसको कंपेयर कर दिया, तो इन्होंने बोला कि ये सारी वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर है और I2 एज इट इज। अच्छा, इन्होंने कांस्टेंट निकाला है, जैसे यहाँ पे ये कांस्टेंट निकाला था ना हमने, एक सेकेंड, ये फाइव की जगह क्या म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आई थी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, जो ये कांस्टेंट आया है ना, तो वही कांस्टेंट वहां पे निकाला है, तो वही कॉफिशिएंट निकाला है। कैसे निकाला है, तुमने अभी फ्लक्स की वैल्यू निकाली बी है, ध्यान से सुनो, यहाँ से देखो दोबारा, फ्लक्स ये देखो N151 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 है। ओके, इक्वल्स टू में M12 जो कि तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आ गया। फाई यानी फ्लक्स पहली कॉइल की, N1 भी क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पहली कॉइल की। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, फ्लक्स पता है बी ए होता है, तुमने फ्लक्स के आगे N1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी के आगे भी N1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब वैल्यू लिखनी है किस किस की, मैग्नेटिक फील्ड की और एरिया की और कैपिटल एन की। ठीक है, तो तुमने मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल का लिखा, ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल का, एरिया पहली कॉइल का आएगा, और जो I2 साथ में चल रहा है वो भी सेकेंडरी कॉइल का। तो वहां से जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लो, I2 को अलग कर दो, तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से M12 की ये सारी वैल्यू कांस्टेंट निकल आई, दिस वैल्यू, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ तक, सिर्फ I2 इज वेरिएबल। ठीक है, तो उसको उस पर डिपेंड करेगा। बोलो यहाँ तक कोई, एक बार चेक कर लो कि कहीं पे कोई परेशानी हो, कौन सा पॉइंट कैसे आया, एक बार देख लो ध्यान से। देखो ये N1 है ना, N1 इसको क्या लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है ना तुम्हारा स्मॉल N1, तो ये तुम उसमें लिख सकते हो। ये कभी इसमें कंफ्यूजन हो रही हो कि मैम ये L क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ऐसे क्या N1 क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होती है ना N1।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस कैपिटल एन को इन्होंने एन एल लिख दिया है यहाँ पे, तो वो तो अपने आप देख लेना तुम्हें किस टर्म्स में आंसर लाना है। कैपिटल एन में लाना चाहते हो तो इसको कैपिटल एन में भी छोड़ सकते हो। अब बाकी का बचा बी और ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू तुमने प्राइमरी कॉइल के लिए लिखी और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सोलिनॉइड के लिए, तो ये तुमने लिखी सेकेंडरी कॉइल के। बस ये दो चीज याद रखनी है, ये तुम्हारे ऊपर है किस टर्म्स में आंसर लाना चाहते हो, एन और स्मॉल एन। अब सही है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा हुआ था, याद रहेंगी चीजें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो बस तुम्हें एक फॉर्मूला याद करना है एनबीए फ्लक्स का, फ्लक्स इक्वल्स टू एनबीए बस। और यही फ्लक्स किसके बराबर है, या तो एल आई या फिर अगर म्यूचुअल की बात कर रहे हो तो एम आई, बस और कोई फॉर्मूला नहीं। बस अब सिंपल एल आई यूज करोगे यानी सेल्फ इंडक्टेंस, तो तुम्हें नहीं मतलब कि कौन सी कॉइल का क्या लेना है, बट जब एम आई यूज करोगे तो बहुत ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल का और एरिया फर्स्ट कॉइल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केस 2 क्या है, N2 फाई 2। अब क्या निकाल रहे हो, फाई 2 यानी कौन सी का फ्लक्स निकाल रहे हो, सेकंड कॉइल का, है ना, कि सेकंड कॉइल का फ्लक्स कैसे लिंक कर रहा है। तो सेकंड कॉइल की फ्लक्स की बात कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी उसकी कॉइल नंबर ऑफ कॉइल से करोगे, कर दिया। फिर वो N2 को इन्होंने स्मॉल N2L लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया कि कौन सी कॉइल का लिया है, देखो उल्टा पहली कॉइल का, लेकिन म्यू नॉट N1I1, तो सेकंड कॉइल के लिए कर रहे हैं। तो सेकंड कॉइल में सारी चीजें किसके लिए हैं, पहली वाली कॉइल। तो कांस्टेंट टर्म्स जो है उनको इकट्ठा कर लो और I2 को एज इट इज छोड़ दो, ये रहा I2 तो इसमें कहीं है ही नहीं, उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी। अच्छा ये N1 फाई 1 के साथ है, ठीक है, ये N2 फाई 2 है। तो N2 फाई 2 में क्या किया, यानी सेकेंडरी कॉइल के लिए, अगर आप सेकेंडरी कॉइल के लिए निकाल रहे हो चीजें, सेकेंडरी कॉइल के लिए फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो एरिया भी आपको कौन सी कॉइल का लेना है, फर्स्ट कॉइल का, और ये आई भी आप फर्स्ट कॉइल का। सेकेंडरी कॉइल का खुद का कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स आए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं आया, सिर्फ ये N2 आया है विच इज नंबर ऑफ टर्न्स। बाकी एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों किसका गया, पहली कॉइल का। बट जब प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स निकाला N1 फाई 1, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी आई, I2 किसका आया, दूसरी कॉइल का। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये याद रख लेना। टाइम वेराइंग है, तो अब इसका मतलब अभी तो तुमने फ्लक्स निकाला था, अब ईएमएफ निकालोगे यानी d∅dt करना पड़ेगा। तो टाइम वेराइंग के लिए इसका तुमने d/dt N1 फाई 1 d/dt Mi2 कर दिया, ये तुम्हारा ईएमएफ के बराबर हो गया d/dt, ये क्या हो गया N1 फाई 1। यहाँ से इसको भी कर दोगे, m कांस्टेंट बाहर आ गया, ये आ गया तुम्हारा di2, जैसे L बाहर आया था di/dt, तो सेम यहाँ पे भी वही है। देखो यहाँ पे भी अभी करंट कौन सा यूज किया है, I2, ध्यान से देखो I2 करंट है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे पूछती हूँ, मान लो मुझे फ्लक्स निकालनी है प्राइमरी कॉइल के लिए, ध्यान से सुनो। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट फ्लक्स फॉर प्राइमरी कॉइल। मुझे नंबर ऑफ टर्न्स किसके लेने होंगे, फॉर्मूले में F∅ = BA। मुझे नंबर ऑफ टर्न्स, मान लो पहली कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, दूसरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो तुम फ्लक्स निकालने के लिए प्राइमरी कॉइल में कौन सा नंबर ऑफ टर्न लोगे। एक शीट ऐड कर लेते हैं रफ, क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। प्राइमरी कॉइल, ये तुम्हारी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ N1, इसका नंबर N2, इसमें करंट I1 मान जा रहा है, मान लो इसमें करंट I2 इंड्यूस हो गया, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। मुझे फाई 1 निकालना है, मान लो इसका फ्लक्स फाई 1 और इसका फ्लक्स फाई 2,
मुझे फाई 1 निकालना है। फॉर्मूला होता है BAN। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्न्स किसका यूज करेंगे फाई 1 के लिए? मैम मैम सेकंड फर्स्ट कोई सेकंड का करेंगे नंबर। मैम प्राइमरी कॉलम। देखो सुनो, मान लो अगर तुम्हारी पास एक ये है कॉइल, इसमें 10 टर्न है, ठीक है? कितने टर्न है? 10 टर्न है। अब एक टर्न में तुम्हारे में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो 10 टर्न का लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 10 आई। भाई मान लो इसमें तुम्हारे पास ऐसे, चलो अभी इसमें मान लेते हैं इस तरीके से 3 टर्न है, और इसमें मान लेती हूँ 3, ऐसे 4। तो अभी मान लो एक कॉइल में करंट आई फ्लो कर रहा है ना? तो अभी तुम्हें अगर टोटल आई लिखना है तो कैसे लिखोगे? और इसमें 3 टर्न है, तो हमें टोटल आई कैसे लिखते थे? एन आई, इस तरीके से। क्या है ना सोलिनॉइड में एन आई, तभी तो वो फॉर्मूले में म्यू नॉट एन आई आता है, खाली आई क्यों नहीं आता? तो एन आई, तो ये लिखोगे। तो करंट की वजह से तुम्हारा फ्लक्स बन रहा है, तो फ्लक्स किसकी वजह से चेंज होगा? जितनी तुम्हारी कॉइल्स हैं, तो यहाँ पे जब जिसकी वजह से फ्लक्स निकाल रहे हो कॉइल, उसी का लिखोगे। तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स उसी कॉइल के आएंगे N1 के, ठीक है? अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड किसका लिखें? मैग्नेटिक फील्ड किसका लिखें? B2 का, ठीक है, सेकेंडरी B2 कॉइल का। का। और एरिया मैम B2 का। इसका, एरिया मैम प्राइमरी का एरिया पहली कॉइल के लिए। प्राइमरी का। ये तो ये चीज याद रखो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज है, ठीक है? ओके, अब करंट भी आता है ना इसमें, मान लो तो B2 लिखोगे तो करंट भी सिंपल सी बात है I2 का आ जाएगा। जैसे N1, ये क्या हो गया? म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स देखो ये N2 है, तो मैं मान लेती हूँ इसके लिए ये स्मॉल N2 है, और ये भी स्मॉल N2 मान लेते हैं, ठीक? म्यू नॉट स्मॉल N2, और करंट कितना आएगा यहाँ पे? देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग I2, और ये तुम्हारा A1, ठीक है? हो गया, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन है, जिस जैसे तुम करना चाहो वो कर लेना आंसर। स्मॉल मिलाना है स्मॉल में, कैपिटल एन मिलाना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। अब दूसरा आ जाओ फाई 2 के लिए। देखो फाई 2 का फॉर्मूला, यानी तुम फ्लक्स निकाल रहे हो अब दूसरे के लिए, तो फॉर्मूला होता है NBA। तो एन किसका? जिसका फ्लक्स तुम निकाल रहे हो, तो एन तो N2 आ जाएगा यहाँ पे, जैसे उसमें N1 का आ रहा था। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया किस किस का लेना है? मैम मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाली का और ये सेकंड वाली का। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड हम लेंगे फर्स्ट वाली कॉइल का, और एरिया भी लेंगे फर्स्ट वाली कॉइल का। यहाँ पर फर्स्ट वाली कॉइल का क्यों लिया है? क्योंकि इस वाली कॉइल के खुद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो फ्लक्स जो चेंज होगी वो पहली कॉइल की वजह से होगी, पहली कॉइल की वजह से फ्लक्स चेंज होगी सेकंड में, ठीक है? तो एरिया किससे लिंक करेगा तुम्हारा? पहली कॉइल के साथ। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा वो पहली कॉइल का ही लेंगे, कितना? B1 A1। तो देखो फॉर्मूले में कहा है यहाँ पे एरिया, ये रहा फाई 2 के लिए R1 आ रहा है, तो दैट मीन्स पहली कॉइल के लिए लिया। तो ये एक शॉर्ट है, यहाँ से तुम इजीली याद कर सकते हो, जैसे भी तुम्हें याद करना है कर लेना। ये लगी रहने दूंगी ये तस्वीर इसमें। अब ये क्या है तुम्हारा? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कह रहा है? सपोज करो करंट फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन नियर बाय कॉइल्स। तो दोनों का तुमने N1 फाई 1 लिखा कि उसकी वजह से उसमें कितना फ्लक्स आया, तो कितना आया? M11 I1 प्लस M12 I2। M11 तो यार उसका इंडक्टेंस ही हो गया, क्या कर रखा है? M11 का मतलब है कि इंडक्टेंस, कि जो पहली कॉइल है ये, और ये तुम्हारी जो दूसरी कॉइल है जो भी है, तो पहली कॉइल में देखो क्या होगा, अगर दो कॉइल आपस में रखी हुई है, सपोज करो ये कॉइल, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और एक ये कॉइल जो है इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ना?
और एक करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो तुम्हारे पास दो करंट फ्लो कर रहे हैं। अब तुम देखो, पहले एक ही कॉइल ऐसी थी जिसमें करंट था, यहाँ पर दोनों में है, तो इसका मतलब दोनों कॉइल के पास सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और दोनों कॉइल एक दूसरे पर कैसा इंडक्टेंस प्रोड्यूस करेंगी, म्यूचुअल। तो अगर तुम्हें एक ही कॉइल के लिए क्या लिखना है, फ्लक्स लिखनी है। मान लो पहली कॉइल के लिए फ्लक्स लिख रहे हो, जैसे ये कॉइल 1 है, इसके लिए फ्लक्स लिखो, तो φ1 मल्टीप्लाई कर दिया तुमने N1 से। ओके, अब इसके पास खुद का क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो क्या लिखोगे, Li1 लिख दिया, Li1। ये M11 है ना, इसको L समझ लो वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। Li1 तो करंट तो इसी का। दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये जो कॉइल है ये इस पर क्या प्रोड्यूस करेगी, ये कॉइल इस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस। भाई अगर इसमें चेंज होगा तो इसकी वैल्यूज में भी चेंज होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट I2, कौन सी वाली का लोगे करंट, दूसरी कॉइल का, क्योंकि इसकी वजह से चेंज आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया, ये इक्वेशन कैसी आई है, आसान थी। फिर क्या किया इसका, इन्होंने ईएमएफ निकाल ली d/dt करके, ये ना d/dt कर दिया, तो तुम्हारा ये जो L और जो M है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गए, और करंट को क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। तो ये तुम्हारा L हो गया, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और तुम्हारी माइनस साइन तुम्हारी डायरेक्शन को शो करेगी, तो दिस विल योर कंप्लीट इक्वेशन। इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा जब दोनों कॉइल्स में करंट रहेगा। ठीक है ना भाई, यही तो कह रहे हैं, अगर एक कॉइल है उसके पास अगर करंट फ्लो कर रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा, और दूसरी कॉइल उसके बराबर में रखी है तो उस कॉइल की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा, है ना, बोलो। यस मैम। यस। यस मैम। ठीक है, ये करो, अब थोड़ा समझ में आया। दूसरी कॉइल में कितना फ्लक्स चेंज होगा, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है बस तुम्हें, Mi2 y इक्वल्स टू ba। नंबर ऑफ टर्न किसका यूज करोगे, जिसका इंडक्टेंस निकाल रहे हो, N2 का फ्लक्स 2 के लिए निकाल रहे हो, तो फ्लक्स N2 ये वही है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, भाई देखो इस कॉइल के पास तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लेके तो तुम करोगे क्या, वही तो निकाल रहे हो,
तो किसका फ्लक्स देखोगे तुम? पहली वाली का। तो यहाँ पे B1 और एरिया भी पहली वाली का। यही किया था, तो बस यही करना था। करो क्रॉस। di/dt, पहले तो एम फाई निकालो तभी ई आएगा। तो कितना आया देखो, ऑलरेडी तुम्हें यहाँ पे di/dt गिवन है 30 सेकंड में, 5 सेकंड में 20 एम्पियर तक चला गया। फॉर्मूले में तुम्हारा होता है एम आई। आई कौन सा? जिसमें चेंज हो रहा है, तो ये तुम्हारा फ्लक्स होता है। तो ईएमएफ क्या हो जाएगी? एम कांस्टेंट di/dt। ये तुम्हारा 20 सेकंड में 0.5 सेकंड में 20 बार चेंज हो रहा है, तो क्या लिख दें? म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है 1.5। ये कितना आ जाएगा? ट्वेंटी बाय 0.5 आना चाहिए था। ये 1 सेकंड ये नहीं, एरर है यहाँ पे। ये di/dt पे ये नहीं आएगा। 20 एम्पियर चेंज हुआ कितने पे? 0.5 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो कितने से? 1.5 से। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये di/dt डायरेक्ट 20 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, चेक चेक कर लो कितना आएगा ये। 60। 5 से 15 3 60। हाँ, तो ये वही आएगा, ये गलत है। ऐसे नहीं लिख सकते di/dt 20 एम्पियर इन 0.5 सेकंड्स। नहीं, अगर ये 1 सेकंड होता तो तुम लिख सकते थे, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, अभी मॉड्यूल्स के क्वेश्चन करेंगे, एसी जनरेटर नहीं करा रही आज। बंद करके रखा है अभी। मैंने पूरा मॉड्यूल ही डाउनलोड कर दिया। तो देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या रह गया है। मॉड्यूल हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देगा यहाँ से। ठीक है, तुम्हें भी आइडिया लगेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। टॉपिक उसके बाद फैराडेज लॉ देख लिए, बिल्कुल देख लिया। और लेंज लॉ करा दिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ करा दी। और फ्लेमिंग और राइट हैंड रूल, अगर पाम रूल आता है तो जरूरत है ही नहीं, पाम रूल सीखो, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्शन सिखा दी, नॉर्थ की और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक है तो नॉर्थ में जाएगा, ये सब सिखा चुकी हूँ। और पोर्शनल ईएमएफ सिखा दिया था उस दिन, जो हमारा बीएलवी आया था, ये रहा। इसका रीजन भी सिखा दिया था कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चला जाएगा। क्वेश्चंस बच रहे हैं, चिंता मत करो, वो सब हो जाएंगे। हाँ, ये टॉपिक बच रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे अभी तुमने देखा था कि जब कंडक्टर को क्या कराया था? मूव कराया था, तो भी ईएमएफ जनरेट हुई थी, बोलो, है ना? कितनी? बीएलवी। यस मैम। जब तुम उसको ट्रांसलेटरी मोशन करा रहे थे, ये वेलोसिटी v से मूव करा रहे थे, लेंथ ऑफ कंडक्टर l है, मैग्नेटिक फील्ड किसी मतलब तीनों परपेंडिकुलर है, तो ट्रांसलेटरी मोशन हुआ तो तुमने देखा ईएमएफ इंड्यूस हुई। उसका रीजन हमने बताया चार्जेस की वजह से, कि चार्ज हमारे सेपरेट हो गए थे, तो उसकी वजह से। अब देखो क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन की जगह एक टॉपिक हमारा ये भी है जिसमें हम रोटेशन कराएंगे, इसको रोटेट कराएंगे, तब देखोगे कि तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगी कि नहीं। तो उसके 5-6 क्वेश्चन हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन है सब हो जाएगा तुम्हारा, डोंट वरी, बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, ये रोटेशन ऑफ रह रहा है तुम्हारा, रोटेशन रह रहा है, रोटेटिंग डिस्क रह रहा है। टॉपिक इज रिमेनिंग। सेल्फ इंडक्शन हमने आज कर लिया,
सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्शन हमने आज कर लिया। इंडक्टर बच्चों करना जरा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 29, ये करो, इंडक्टर का क्वेश्चन है। डायरेक्शन तो लेनी आती है ना तुम्हें, करंट की डायरेक्शन में जैसे उसका लिखते थे ना रेजिस्टेंस का, ऐसे ही इसका लिखना है। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन में घटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो सिमिलरली इसका भी ले लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, केवीएल लगाओ अब। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहला पार्ट बताओ बस, अभी पहला साथ साथ में बताओ कितना लिखें। पोटेंशियल लिखते हैं, इसका पोटेंशियल देखो कितना होता है, ये लिखा हुआ एल डी आई बाई डी टी। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होता है बताना, कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। अगर मैं यहाँ कैपेसिटर लिख दूं और मुझे इसके अक्रॉस करंट, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। ये करंट आई जा रहा है, बताओ इसका कैपेसिटेंस सी है, कैसे लिखें क्यू पोटेंशियल। अपॉन सी। वेरी गुड, क्यू अपॉन सी। सी, वेरी गुड। तो ऐसे ही तुम्हारे इंडक्टर के केस में क्या लिखेंगे अभी, पोटेंशियल एल डी आई बाई डी टी, ठीक है भाई। अभी तुमने ईएमएफ निकाली तो है, ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही तो होता है पोटेंशियल, बस यहाँ पे साइन नहीं लगाना माइनस, ठीक है, एल डी आई बाई डी टी। तो लिखते जाओ, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। फिर पॉजिटिव से आप नेगेटिव गए 5 वोल्ट, तो माइनस का 5, फिर आप माइनस का क्या लिखेंगे 2i इक्वल्स टू 0, मतलब ये पोटेंशियल अक्रॉस वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। अच्छा चलो लिख लेते हैं वी ए, ये इक्वल्स टू वी बी हो जाएगा फिर आपका, तो वी ए माइनस इंडक्टर कितना है 1 हेनरी। अब देखो एल डी आई बाई डी टी क्या कह रहा है, करंट क्या है कांस्टेंट है, तो डी आई बाई डी टी इज 0, -5 -2, आई कितना है 2 इंटू 2 माइनस वी बी इक्वल्स टू 0। अब वी ए -5, ये कितना हो गया -4 माइनस वी इक्वल्स टू 0, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू पॉजिटिव का 9। तो यही आंसर है तुम्हारा। तो इसमें क्या हो गया तुम्हारा डी आई बी डी टी 0 हो गया बस। अब दूसरे में क्या कह रहा है देखो, डी आई बाई डी टी इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर सेकेंड, तो इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी तुम पॉजिटिव लिखते 1 एम्पियर सेकेंड, यानी डी आई बाई डी टी पॉजिटिव 1 लिख देते, ठीक है। सेकंड केस में डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर सेकेंड है, तो क्या लिखते नेगेटिव डी आई बाई डी टी। देखो इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, वी ए माइनस एल, जब ये इंक्रीजिंग है तो ये डी आई बाई डी टी तुम क्या लिखोगे पॉजिटिव, साइन के साथ लगाना है। अगर ये डिक्रीजिंग है तो फिर साइन के साथ क्या लिखोगे माइनस कितना 1, ठीक है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। चलो दोनों के आंसर बताओ, सेकंड और थर्ड में क्या आ रहे हैं, जल्दी जल्दी।
सेकंड का 10 और थर्ड का 8। वेरी गुड, 10 और 8। तो इससे क्या समझ में आया, di/dt विद साइन यूज करोगे, और इसमें घबराना नहीं है। इंडक्टर का ईएमएफ क्या होता है, LDI/dt, साइन अकॉर्डिंग टू योर KVL। करंट की डायरेक्शन में चले हैं तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, तो ऐसे साइन बना लो, प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव। अब एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कराएंगे। उससे पहले मैं तुम्हें बहुत बढ़िया सवाल कराऊंगी। LR सर्किट, एक टॉपिक LR सर्किट भी बचा है, ये बहुत प्यारा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ के। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ना जरा, क्या कह रहा है ये 31। इंडक्टर के सबसे आसान सवाल होंगे, देखना पढ़ के ही मजा आएगा। क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सर्किट द स्विच इज क्लोज। ठीक है, इनिशियली तुम्हारा जो ये स्विच है ये क्लोज्ड है, जब क्लोज का मतलब करंट इज फ्लोइंग। फाइंड द करंट I1 I2 I3 एंड di3/dt। di3/dt क्यों, क्योंकि इंडक्टर में करंट I3 जा रहा है, बट वो एकदम से मैक्स नहीं होगा। कहां से कहां निकालना है तुम्हें, एट t इक्वल्स टू 0 एंड एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है, इनिशियली ऑल करंट्स आर 0। Which is closed है switch। अच्छा, अब एक मुझे एक बात बताओ, जब जैसे ही तुमने इंडक्टर लगाया और मैंने बिजली ऑन करी, तो क्या करंट मैक्सिमम होगा, इनिशियली बताओ कितना करंट होगा इनिशियली, जस्ट एट 2 इक्वल्स टू 0। जस्ट बताओ, जैसे ही तुमने बिजली का स्विच ऑन किया, जस्ट इंडक्टर के अक्रॉस करंट कितना होगा, जस्ट उसी टाइम पे। भाई उसको अपोज करेगा ना ईएमएफ, तो इनिशियली जस्ट उसके पास करंट कितना रहने वाला है t इक्वल्स टू 0 पे, बोलो। जस्ट 0, यही पॉइंट यहाँ पे बताने का है, मैं समझा दे रही हूँ। जैसे ही देखो, इसने इसलिए तुम्हें क्या बोला है, करंट निकालो t इक्वल्स टू 0 और इंफिनिटी, बीच में नहीं पूछा, इसका मतलब देयर इज सम कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो क्या कॉन्सेप्ट है, आर का तो तुम निकाल लोगे, आर का तो तुम केवीएल में करते आए हो। इंडक्टर का क्या चक्कर है, यहाँ पे क्या सीन है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि करंट को एकदम से बढ़ने नहीं देगा, बट धीरे 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 क्या हो जाएगा करंट बच्चों, इंक्रीज हो क्या हो जाएगा। जाएगा, इंक्रीज नहीं, ये बताओ किस वैल्यू पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, राइट। जो करंट की वैल्यू है वो पहुंच जाएगी, जितनी मान लो ये I3 की जो वैल्यू है, कुछ समय बाद यहाँ पर वही वैल्यू हो जाएगी I3, पर वो कुछ समय बाद होगी। इनिशियली ये I3 की वैल्यू अक्रॉस इंडक्टर कितना आएगा बच्चों, 0। अब पूछा है t इक्वल्स टू इंफिनिटी। अब मुझे एक बात बताओ, इंफिनिटी जब टाइम हो गया, मतलब भाई बहुत समय हो गया, तो इंडक्टर के पास करंट जो है वो क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। तो अब मैक्सिमम करंट हो गया, तो मैं इस इंडक्टर का क्या करूं, मैं इस इंडक्टर को क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी। मेरे पास इस इंडक्टर का अब कोई भी काम नहीं है, तो इसे हटा दो। क्यों, टाइम इन्फिनिटी हो चुका है, इसका काम था करंट को अपोज करना। अब जब ये उस काम को करेगा ही नहीं, तो मैं इस इंडक्टर का क्या करूंगी, चार डालूंगी। तो मैं क्या कर दूंगी, इसको रिमूव कर दूंगी। पर किस केस में, जब तुम्हारा टाइम क्या दिया हो, इनफाइनाइट, क्योंकि उस टाइम पे करंट क्या हो चुका होगा, अपने मैक्सिमम टाइम लेवल पे। ठीक है, तो देखो जरा, I3 will become constant, hence potential difference across the inductor will be 0. It is just like simple। देखो हटा दिया ना इन्होंने इंडक्टर, t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे इन्होंने यहाँ पे इंडक्टर रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यही इसमें लॉजिक था। ऐसे बहुत क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, अभी तो तुम्हारा पूरा कराना बाकी है, RL सर्किट रह रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक और इस वीक में जितनी भी क्लासेस हैं हो जाएगा इस वीक में तुम्हारा ये चैप्टर। तो तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो अपना 11th का फॉर द नेक्स्ट मेजर टेस्ट।
इसका ना मैं तुम्हें वो सेंड कर दूंगी, सुनो सभी लोग, मैं तुम्हें PYQ सेंड कर दूंगी। जैसे जैसे तुम्हारा मन लगे, अगर घर पे तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, जिन स्टूडेंट्स के पास, वो घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लास में कराऊंगी, बट मैं क्लास में 2019 से पहले वाले कराऊंगी, ध्यान रखना। अगर तुम्हें उससे पुराने वाले करने हैं तो आई विल सेंड यू वो पेपर्स, ओके। तो बता देना जैसा तुम्हें सही लगे। Then okay students everyone, bye bye.